नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थायी तौर पर स्थगित हो गया है, लेकिन उसकी गूंज पाकिस्तान को हर दिन सुनाई देगी। आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों से कहा, जितनी देर में नाश्ता करते हैं लोग, उतनी देर में आपने दुश्मन को निपटा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सेना और पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने कैसे लाएगी भारत सरकार, इसकी भी रणनीति क्या है, ये बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी अगले 1 घंटे में। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सुरक्षा बलों का बढ़ाया हौसला। कहा, भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही पाकिस्तान के कोने तक प्रहार करने में सक्षम। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बजा भारत का डंका। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने लाएगा भारत। सूत्रों के हवाले से 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को मिला बल। सुरक्षा बलों ने पिछले 2 दिनों में शोपियां और त्राल में 6 आतंकवादियों को किया ढेर। देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। सिक्किम में 50वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गैंगटोक में निकली तिरंगा यात्रा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यात्रा में हुए शामिल। और रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज। जेलेंस्की और पुतिन नहीं हो रहे हैं शामिल। जेलेंस्की ने युद्ध विराम को बताया शीर्ष प्राथमिकता। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री यहां भुज एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों को निपटा दिया। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। स्वदेशी हथियारों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए काफ और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि भारत केवल अब विदेशों से आयात किए जाने वाले हथियारों पर निर्भर नहीं है।
यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। और अब भारत ने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हालांकि विदेशों की कई मीडिया एजेंसी भी पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को बेनकाब कर चुकी हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरे पर जाएगा। सांसदों के हर प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को बेनकाब किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 3 दिन में 6 आतंकवादी ढेर करने का मतलब है कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सटीक से मार करता है। 15 मई की सुबह जब पुलवामा जिले के नादेर त्राल में सूरज निकला तो वहां सुरक्षा बलों की बंदूकें गरज रही थी। एनकाउंटर खत्म हुआ और नीचे पड़ी थी 3 लाशें, आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट। तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। उधर शोपियां में मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे, जिनका नाम था एहसान अहमद शेख, अदनान शफी डार और शाहिद कुट्टे। खास बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। ये 2 ऑपरेशन केरन और त्राल इलाकों में किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 6 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। उधर आतंकवाद विरोधी अभियान पर जीओसी वी फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने खुद को अलग अलग घरों में छुपा लिया और हम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था। इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है, उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त करने के बाद भारत कई मोर्चों पर पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को भी ध्वस्त कर रहा है। और इसी सिलसिले में हम कई ऐसे कदम देख रहे हैं, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से रक्षा मंत्री तमाम एक तरह से सीमावर्ती इलाकों में पहुंच रहे हैं, सैनिकों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादियों के सेफ ठिकानों को या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के तहत जो एक तरह से पूरा मॉड्यूल है उसे कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार तैयारी कर रही है 22 मई से सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की, जो पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करे। इन्हीं तीनों खबरों पर हमारे साथ 3 साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। मेघना भुज से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अश्विनी श्रीनगर से, शैलेंद्र दिल्ली से। सबसे पहले मेघना आपके पास आते हैं, जानना चाहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में उन्होंने एक बार फिर ललकारा और कहा कि 23 मिनट में किस तरह से लोग 23 मिनट में जब तक अपना नाश्ता पूरा करते हैं, भारत ने अपने दुश्मनों के उन अड्डों को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल ऋतु, और उसके साथ ही 2 और मुख्य, अगर हम देखें मुख्य बातें जो उनके संबोधन की रही, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है आईएमएफ पर। आईएमएफ पर ये प्रश्न है कि
अब चूंकि पाकिस्तान ने इस बात की घोषणा की है कि मुर्दके और बहावलपुर में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड किया जाएगा, जो लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद का जो एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या आईएमएफ में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है अलग अलग देशों का, आईएमएफ ने जो लोन जो फंड दिया है पाकिस्तान को, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? दूसरी बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि अभी हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है फॉर गुड बिहेवियर। तो इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हर एक हरकत, हर एक अगर जो एक्टिविटी में और टेररिस्ट एक्टिविटी को जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार करता रहा है, तो अब क्या पाकिस्तान का रुख रहेगा, क्या उनके स्टेप्स रहेंगे, उन सभी को भारत पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। उसके साथ ही उन्होंने इंडिजिनस हमारी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को साफ तौर पर सामने रखा कि किस तरीके से हमारे मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स कितने कारगर रहे हैं। और उसके साथ ही देखिए ऋतु, हम जानते हैं किस तरीके से 24,000 करोड़ तक का तो एक्सपोर्ट भारत कर चुका है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो, और एम्बिशन है कि हम 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन कर सके 2029 तक, और हम तकरीबन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर सके। तो और उसके साथ ही 2047 का गोल है कि हम सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाने जाएं विश्व में। तो ये बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं, और उसमें से जिस तरीके का हम देखें, अगर हम आकाश मिसाइल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, मल्टीपल ऑफेंसिव्स को ट्रैक कर सकता है ऑटोनॉमस मोड में। उसके साथ ही जो इंडिजिनस कैपेसिटीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो लगातार चल रहा है। हम तेजस की बात करें, हम धनुष आर्टिलरीज की धनुष की बात करें, या फिर हम अर्जुन की बात करें जो हमारा टैंक है, ऐसे कई जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफेंस के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, वो बेशक भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको बूस्ट करते हैं। ना केवल मैं अगर बात करूं तो एयर डिफेंस की या फिर आर्मी की, बल्कि नेवल में भी जिस तरीके से हम हमारे पहुंचने के बाद आज वो भुज पहुंचे हैं, एक तरफ सैनिकों के हौसले को बढ़ाते हुए, साथ ही साथ उन चुनौतियों को भी गिनाते हुए, और ये बताते हुए कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ जो एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर था वो स्थायी रूप से भले ही स्थगित है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। श्रीनगर से हमारे साथ अश्वनी भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, हमने देखा कि सेना और पुलिस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ निकल के आया कि तमाम फोर्सेस के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसका एक बड़ा असर है कि पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि किस तरह से 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया, और ये 6 आतंकवादी लश्कर तैयबा और मुजाहिदीन के ही थे। तो एक बड़ी मुहिम एक तरह से कह सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ श्रीनगर में भी लगातार घाटी में जारी है। जी ऋतु, अगर देखें तो साफ तरीके से सेना ने, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में जो ये 6 आतंकवादी, 2 दिन पहले शोपियान में 3 आतंकवादी और कल त्राल में 3 आतंकवादी मारे गए, वो कार्रवाई साफ तरीके से ये बताती है कि भले ही हमने सीमा पार आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और सीमा पार की हमारी कार्रवाई अस्थायी रूप से रुकी हुई है, लेकिन घाटी में जो टेरर इकोसिस्टम है उसको हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इन 6 आतंकवादियों में 3 अगर देखें लश्कर तैयबा के थे, 3 हिजबुल मुजाहिदीन के थे। शोपियान में जो आतंकवादी मारा गया वो आतंकवादी एक जर्मन टूरिस्ट पर अटैक करने का दोषी था, उसके अलावा एक सरपंच की हत्या का दोषी था, उसके अलावा बड़गाम समेत पिछले 2-3 साल से वो अलग अलग आतंकवादी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा था। यहाँ की लोकल भाषा में अगर कहें तो उसको एरिया कमांडर माना जाता था, रिक्रूटमेंट करता था नए लड़कों का, और साथ ही साथ लोगों को जो है दुष्प्रेरित करता था कि किस तरीके से वो घाटी में असंतोष फैलाए, घाटी में आतंकवाद फैलाए। उसका नाम शाहिद अहमद कुट्टे था, साथ ही साथ अदनान सोफी, और उसके अलावा अन्य जो आतंकवादी मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी त्राल में मारे गए। सेना ने साफ तरीके से बताया कि जो हाई डोमिनेटिंग हमारी फोर्सेस थी उन्होंने शोपियान में ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन त्राल में आतंकवादी घरों में छिपे हुए थे, जहां पर सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को सुरक्षित निकालना, महिलाओं को सुरक्षित निकालना, बच्चों को सुरक्षित निकालना। और जो अगर वो रिहायशी इलाकों में है तो वहाँ पर अनेक तरीके से अशांति होने का भी खतरा रहता है।
लेकिन धन्यवाद उन्होंने किया वहाँ की आवाम का भी, किस तरीके से लोगों ने सेना के इस संयुक्त ऑपरेशन में लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ घाटी का जो बचा खुचा इकोसिस्टम है, 14 आतंकवादियों के नाम पब्लिक डोमेन में हैं, उनमें से कम 2-3 आतंकवादी उस सूची से ही मारे जा चुके हैं। अन्य जो होम ग्रोन आतंकवादी हैं, जो यहाँ की नर्सरी में पैदा हुए हैं, जो कि यहाँ पर रिक्रूट किए गए हैं, उनको लगातार मारा जा रहा है। लोगों के खिलाफ जो देखे पूरा का पूरा इनपुट, जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उस हिसाब से स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनकी पूरी सूची बना ली गई है। उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है यहाँ का, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर अफवाह तंत्र या जो भी यहाँ पर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, चाहे वो सफ़ेद पोश ऐसे लोग हो जो सिंपैथाइजर होते हैं, जो पैसे का देते हैं, चाहे जो टेरर फंडिंग करते हैं, या फिर वो किसी तरीके का डिजिटल या इस तरीके के अफवाहें फैलाते हैं, सारे के सारे पूरे लोगों को चिन्हित करके हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निर्णायक प्रहार किया जा रहा है। सीमा पार आतंकवाद के ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं। यहाँ पर भी आतंकवाद के हर एक स्वरूप को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। अश्विनी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के संकेत थे? भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए एक पूरे विश्व में तमाम देशों के साथ और खासकर सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हम स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा बलों की तमाम एजेंसियों के बीच का कोऑर्डिनेशन बेहतर है। क्या इस तरह के संकेत मिले कि इस बार जो कुछ इनपुट हैं उसमें कहीं विदेशी एजेंसी का किसी का कोई हाथ है, कोई संपर्क है जिससे मदद मिल रही है? जी ऋतु, देखिए, बेहद क्रेडिबल इनपुट के आधार पर सेना ने और सुरक्षा बलों ने शोपियान के हाई एल्टीट्यूड पर बैठे हुए आतंकवादियों को शिकंजे में लिया, घेरे में लिया। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो आतंकवादी जंगलों में होते हैं, वो हाई टेरेन पर चले जाते हैं, उसका लाभ लेते हुए वो अलग अलग जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर फिर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो केलर का जो शोपियान का जो ऑपरेशन रहा, वो पूरी तरीके से जो आतंकवादियों के हाई एल्टीट्यूड पर स्थित जो फॉरेस्ट है वहाँ पर था, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरे के पूरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके अलावा लगातार यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ हमारे जो सूचना तंत्र है वो प्रभावी तरीके से कारगर काम करता है, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, मल्टीपल तरीके से यहाँ पर खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और उसके तहत अभी देखिए, कुछ दिन पहले SIA ने भी 20 से ज़्यादा जगहों पर, 4 से ज़्यादा ज़िलों में दक्षिणी कश्मीर के उन्होंने रेड डाली हुई थी, जहाँ से बहुत सारे डिजिटल उपकरण, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप, बहुत सारे ऐसे सामग्रियाँ पाई गई जो कि जिहाद और आतंकवाद को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए थी। तो क्रेडिबल इनपुट के आधार पर हर उस व्यक्ति की शिनाख्त की जा चुकी है, हर उस व्यक्ति के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जो कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में यहाँ पर प्रसारित या फिर उसको समर्थन देने या फिर उसको पुष्पित पल्लवित करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि घाटी की आवाम ने दहशतगर्दों को पूरी तरीके से नकार दिया है। घाटी की आवाम, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं कि जब इन आतंकवादियों को घेरा गया तो एक दो ने जो है अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। तो परिजन भी ये चाहते हैं कि ये अगर लड़के जो है आतंकवाद में शामिल हैं तो वो या तो सरेंडर कर दें या फिर जो सुरक्षा बल उनके साथ जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं वो एकदम जायज़ है। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलें कि घाटी में जो स्थितियाँ थी वो काफ़ी प्रतिकूल हुई हैं, आतंकवाद को लेकर बहुत ज़्यादा अनुकूल हुई है सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से सीमा पार पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। आम आवाम यहाँ की ये चाहती है कि यहाँ पर पर्यटन, रोजगार और अमन चैन शांति के लिए आतंकवाद का पूरा समूल नाश हो, और जिसके लिए सुरक्षा बल लगातार तत्पर हैं। जी अश्विनी और मेघना, आप बने रहिएगा। शैलेंद्र हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है वो चाहे ऑपरेशन से संबंधित हो, जिसको कि तमाम देशों के अखबारों ने और सैटेलाइट इमेजेस ने एक तरह से उसके झूठ को सामने लेके आए हैं, सही तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। ऐसे में सरकार अब एक और तरह से पहल करने जा रही है 22 मई से। चाहेंगे उसके बारे में कि आप क्या अभी तक का अपडेट है वो बताएं। देखिए, हम जानते हैं कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव है वो एक एक कर खुलता जा रहा है, उसकी पोल खुलती जा रही है। जब तस्वीरें सामने आ रहे हैं, जब वीडियो सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा जो फर्जी वीडियो या फर्जी तस्वीरें पुरानी प्रसारित की गई, जब उसकी पोल खुली तो ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने कितना फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है। हमने देखा कि सरकार के स्तर पर लगातार ये बताया गया कि पाकिस्तान एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अब ये एक फैसला हुआ है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 22 मई से संसदीय दल का जो प्रतिनिधिमंडल है, विभिन्न राजनीतिक दलों के उसमें सांसद शामिल होंगे, वो अलग अलग देशों में जाएगा
और क्रेडिबल इनपुट के साथ, यानी विदेश मंत्रालय से जो इनपुट दिए गए हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी साथ रहेंगे, ये सूत्र हमें बता रहे हैं, उसमें एक पुख्ता जानकारी और सबूत वो विभिन्न देशों को दिया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान कितना झूठा नैरेटिव, पाकिस्तान कितनी झूठी बातें कहता रहा है। आपको याद होगा कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी भारत की तरफ से, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कई दशकों पहले झूठ बोला था कश्मीर को लेकर। तो पाकिस्तान की एक आदत रही है और अब संसदीय दल भी इस बात को दुनिया को बताएगा अलग अलग देशों में जाकर। जो मेरी जानकारी है उसमें यूरोप के भी कम से कम 5 देश शामिल हैं जहां पर ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसमें विपक्ष के भी सांसद शामिल होंगे, विपक्षी दलों के, जिसमें शशि थरूर का नाम आ रहा है। हम जानते हैं कि उनके बयान काफी कुछ दिनों से चर्चा में है। इस तरह के जो वरिष्ठ सांसद हैं वो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। बहुत विस्तार से भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह बात बताई गई है कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया के सामने कि किस तरह से पाकिस्तान IMF के कर्ज का बेजा इस्तेमाल करता रहा है, किस तरह से पाकिस्तान में जब आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया जाता है तो वो दुनिया के सामने रोना रोता है, जबकि दुनिया ने पहले भी देखा है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया था अमेरिका के द्वारा, कई वर्षों से रह रहा था। और तमाम वो सभी दुनिया के सामने पहले से ही है कि कहीं भी दुनिया में आतंकवाद होता है तो उसका लिंक कुछ न कुछ पाकिस्तान से नजर आता है। तो जो मुख्य उद्देश्य होगा वो 2 उद्देश्य होगा। पहला तो पाकिस्तान ने जो झूठा नैरेटिव और झूठा प्रचार किया है उसको ध्वस्त किया जाएगा दुनिया के सामने, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सटीक तौर पर भारत ने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया है उसकी भी जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए 22 तारीख से प्रतिनिधिमंडल जाएगा और अगले 15 दिनों में। सवाल ये है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान आज पहली बार नहीं, एक लंबे समय से एक फेक नैरेटिव गढ़ता रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, या पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के तमाम एक तरह से पूरे डेवलपमेंट को लेकर जो एक फेक नैरेटिव लगातार तैयार कर रहा है, क्या इसमें यह भी जुड़ता है कि चीन और तुर्की जैसे देश जब उसको सहारा देने के लिए सामने आते हैं तो सरकार ने अब यह सोचा है कि किस तरह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इन देशों के समर्थन को लेकर भी दुनिया को बताने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जो आतंकवाद को और पाकिस्तान के उस चेहरे को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि तुर्की को लेकर तमाम फैसले हमने देखा है कि लिए गए हैं। JNU और जामिया जैसे जो हमारे प्रसिद्ध संस्थान हैं, उन्होंने जो MOU था तुर्की के संस्थानों के साथ उसको निलंबित कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। तुर्की की एक बड़ी एजेंसी का जो करार था वो भी रद्द कर दिया गया, और तमाम हम फैसले देख रहे हैं जो लिए जा रहे हैं। आप देखें तो व्यापारियों ने अपने तौर पर फैसला किया कि वो तुर्की से सामान आयात नहीं करेंगे। तो इस तरह के तो तमाम फैसले लिए ही जा रहे हैं। दरअसल इस संसदीय दल का उद्देश्य यह है कि ये बताया जाए कि इतिहास में भी पाकिस्तान झूठ बोलकर दुनिया से भीख मांगता रहा है और मिन्नतें करता रहा है कि उसे आर्थिक मदद की जाए। भारत को लेकर भ्रामक खबरें फैलाता रहा है और ये बताता रहा है कि जो झूठ एक तरह से वो दुनिया के सामने रखता रहा है। तो ये जो हमें बताया गया है कि संसदीय दल सबूतों के साथ, क्रेडिबल इनपुट के साथ, तथ्यों के साथ दुनिया के कई देशों में जाएगा और वहां पर जानकारी दी जाएगी कि देखिए पाकिस्तान के झूठ के प्रपंच को आप मत माने। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है कि दुनिया से वो छिपाए कि उसके यहाँ आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके यहाँ आतंकी संगठनों को प्रश्रय मिलता है और उन्हें मदद मिलती है। तो अब जब भारत ने आतंकी संगठनों, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई की है, भारत का संसदीय दल भी तमाम देशों में पहुंचेगा और उस झूठ को पर्दाफाश करेगा। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रक्षा मंत्री आज भुज में मौजूद हैं। मेघना, क्या अपडेट है, दिन भर की क्या मुलाकातें हैं? और रक्षा मंत्री के संबोधन की जहां बड़ी बातें बता रही थी कि किस तरह से स्वदेशी निर्मित सैन्य ताकत को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि भारत की ताकत क्या है, तो वहीं पाकिस्तान को हर दिन एक संदेश दिया जा रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थायी रूप से स्थगित है लेकिन गूंज हर दिन सुनाई देगी पाकिस्तान को। बिल्कुल, और जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने इस बात को भी कहा है ऋतु कि ये एक लाल रेखा है
जो भारत ने खींच दी है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की, तो ये साफ तौर पर लगातार जिस किस्म की बातें अगर हम देखें तो अगर विदेश मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री, सभी इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लगातार संदेश, बहुत सशक्त संदेश दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कोई भी ऐसा अगर आतंकवादी हमला भारत पर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा साफ तौर पर। और इसे हमारे अगर हम देखें डिफेंस पॉलिसी में इसको डॉक्ट्रिन कर दिया गया है एक तरीके से कि ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रही हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उनका क्या है, वो भुज एयरफोर्स स्टेशन पे थे और अब वो कुछ ही समय में यहाँ पर स्मृति वन मेमोरियल में आएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये स्मृति वन मेमोरियल जो है, हम जानते हैं कि 2001 में कच्छ में एक भयावह भूकंप आया था, जिसके जो लोगों ने यहाँ जान गंवाई थी उनके स्मृति में इस स्मृति वन मेमोरियल को बनाया गया है। और इस जगह पर कच्छी लोगों का जो रेजिलियंस है, जिस किस्म के यहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट्स हुए थे, यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए, रिलीफ के लिए जिस किस्म की कार्रवाई हुई थी, उस सभी चीज़ों को यहाँ पर 7 तरह के सेक्शंस बनाए गए हैं, रीबर्थ से लेकर रिबिल्ड, और कई एस्पेक्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कच्छ की टोपोग्राफी क्या है, किस तरीके का ये पूरा ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, कैसा कितना महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजिकली। उसके साथ ही बताया जाता है कि भूकंप आया तो क्या विनाश हुआ यहाँ पर, उसके बाद रिलीफ रेस्क्यू कैसे चला। तो एक पूरी श्रृंखला है और सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे बताई जाती हैं। तो मेघना, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, विदेशी मामलों को आप भी कवर करती रही हैं, जानना चाहेंगे कि सरकार जिस तरह से 22 अप्रैल से एक शुरुआत करने जा रही है, पूरे संसदीय दल को, तमाम सांसदों को एक साथ प्रतिनिधिमंडल के तहत अन्य देशों में जाएंगे और पाकिस्तान के फेक नैरेटिव का एक तरह से पर्दाफाश करेंगे, तो पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ जो झूठ है वो दुनिया के सामने लाना है। इस पहल को लेकर सरकार को आगे बढ़ना पड़ रहा है, यानी कि अभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि इसी बात को कहते थे, आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि अपने सांसदों को भी अन्य देशों में भेजने की जरूरत पड़ गई है एक सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, ये बहुत ही स्मार्टली कहें एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें अगर हम साफ तौर पर देखें तो अगर जिस तरीके से शैलेंद्र बता रहे थे कि यूरोप के कुछ देश होंगे और अन्य जो अहम देश होंगे जिनके पास हमारे सांसद जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन उसके साथ ही क्यों किया गया, क्या क्या हमने डिस्ट्रॉय किया, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, हम हर एक चीज को सबूत के साथ पेश करने वाले हैं। और इसलिए भी पेश करने वाले हैं कि इसलिए नहीं कि हम समर्थन चाहते हैं कि सभी देश भारत के साथ खड़े हों, ये इसका एजेंडा, इसका कोई इनिशिएटिव का अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि किस तरीके से हम बता रहे हैं, हम पर्दाफाश कर रहे हैं कि टेरर एंटिटीज के खिलाफ भारत ने लगातार इस स्टैंड को मेंटेन किया है। जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, जंग टेररिज्म के खिलाफ है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिज्म के बीज बो रहा है, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन है। और ना केवल ये, जिस तरीके से कई ऐसे देश हैं जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, टेररिज्म को वो भी समर्थन कर रहे हैं, या टेररिस्ट जो कंट्री टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाती है, उसको जो देश स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो पीछे से उनकी मदद कर रहे हैं, जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सबूत जो है भारत पेश कर रहा है। तो एक किस्म से ये भी है कि अगर हम सही हैं और हमारे पास सारे सबूत हैं, तो दुनिया को इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या अन्य देश हो दुनिया के, वेस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, कोई भी देश हो, उसको इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भारत का जो और ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत ही इस रीजन में है जो टेररिज्म का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान खुद कई बार भोग बन चुका है आतंकवादी गतिविधियों का, आसपास के इलाके कई बार भोग बन चुके हैं, रीजन में कई बार टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन इन सभी चीजों का खात्मा कब होगा? तो ये तभी होगा, मुझे लगता है भारत ने इस इनिशिएटिव को लिया है कि इस बार जो हमने ऑपरेशन चलाया है उसको इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, उस तरीके से इसको जारी रखेंगे कि हर एक देश जो है विश्व में वो इस बात का समर्थन करे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो टेररिस्ट एंटिटीज के खिलाफ खड़ा है। भारत के साथ खड़ा हो या ना हो, आतंकवाद के खिलाफ जरूर खड़ा होगा। अश्विनी, अंत में आपसे संक्षेप में इसी पर एक टिप्पणी चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी पूरी रणनीति, पूरी उस लड़ाई को एक तरह से बदल दिया है। नए भारत की नई रणनीति के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर सामने आया है। घरेलू मोर्चों पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तमाम मॉड्यूल्स को, स्लीपर सेल्स को खत्म किया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपने एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ की मुहिम को अब एक नया रुख देने जा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से 1 महीना जैसे ही कंप्लीट होगा, समझिए 22 मई से जैसा बताया जा रहा है, अगर ये संसदीय दल के प्रतिनिधि जाते हैं तो पूरी दुनिया देखेगी। हमारी राजनीतिक, सामाजिक
एकता को पूरी दुनिया देखेगी कि किसी भी दल में किसी तरीके की मतभिन्नता नहीं है, मतैक्य है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बटा हुआ फ्रैक्चर्ड लोगों के अलग अलग बयान आते हैं, राजनीतिक दल एक टेबल पर नहीं है, वो भी दुनिया देखेगी कि अंदरूनी हालात भारत के और साथ ही साथ पाकिस्तान को और दूसरे पाकिस्तान जैसे देश को बेनकाब नहीं करेगा और दुनिया को भी आईना दिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है, दिल्ली में 24 से अधिक राज्यों के व्यापारी संगठन की बैठक, व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन CAIT की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तुर्की और अजरबैजान के साथ ट्रेड बंद करने का फैसला लिया गया है। तो भारत की ट्रेड का जो संगठन है CAIT, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ अब ट्रेड बंद किया जाएगा। पाकिस्तान की मदद करने पर व्यापार न करने का फैसला लिया गया है। सभी प्रकार का आयात, निर्यात और ट्रैवल बंद किया जाएगा। तुर्की अजरबैजान निर्मित सामानों के खिलाफ अभियान चलेगा। आतंकवाद को किसी भी रूप में जो भी देश बढ़ाएगा उसके खिलाफ भारत खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तुर्की और अजरबैजान एक ऐसे देश रहे जब पाकिस्तान ने खुलेआम पहलगाम आतंकी हमला किया और उसके खिलाफ जब भारत ने आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए पाकिस्तान में, तो उसका साथ देने के लिए जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान साथ आए हैं पाकिस्तान के और उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाया पाकिस्तान के साथ, तो भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। व्यापार संगठन CAIT ने कहा कि हर तरह का व्यापार अब अजरबैजान और तुर्की से बंद किया जाएगा। एक बड़ा फैसला इस संगठन का लिया हुआ है। शैलेंद्र, क्या और अपडेट इस खबर पर आपसे जानना चाहेंगे? ही ये बात सबके सामने आई कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था जब उसने असफल प्रयास किया था भारत के कई नागरिक ठिकानों पर हमला करने के लिए। हमने देखा कि देश भर में इस बात को लेकर गुस्सा आई और पुणे से खबर आई, महाराष्ट्र से, कि जो वहां के व्यापारी हैं उन्होंने ये फैसला किया कि जो सेब आते हैं तुर्की से उसे आयात नहीं किया जाएगा। और उसके बाद देश भर से इस तरह की खबरें आने लगी कि व्यापारी एकजुट हो रहे हैं। और दिल्ली में प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी के सांसद भी हैं, कैट के महासचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के व्यापारी संगठनों की यह बैठक हुई और जिसमें यह फैसला किया गया है कि किसी भी तरह का जो आयात है या किसी भी तरह का जो व्यापारिक संबंध है व्यापारियों की तरफ से, वो नहीं किया जाएगा। तो ये आप देखिए, देश की जनता एक तरह से ये एक संदेश दे रही है उन देशों को जो अपरोक्ष तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और एक तरह से आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई है कि इस तरह से आप नहीं कर सकते। हमने देखा कि इससे पहले JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और एक और प्रमुख यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी ने जो तुर्की के संस्थानों से जो MOU था उसको रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ ही साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कि एक जो कंपनी थी जो ग्राउंड हैंडलिंग में मदद करती थी, एक तरह से एविएशन में मिलकर काम करती थी, उसे बिल्कुल शैलेंद्र, अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि जिस दिन से भारत को ये और भारतवासियों को ये पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, हालांकि उन ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया भारत की पूरी एक तरह से एयर डिफेंस क्षमताओं ने, लेकिन ये भारत के लिए और भारतवासियों के लिए एक बड़ा झटका था कि किस तरह से तुर्की पूरी तरह से मदद कर रहा था पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। भारत सरकार ने जो कुछ कदम उठाए वो तो थे ही, साथ ही साथ किस तरह से देश में तुर्की से जितना भी व्यापार हो रहा था उसको लेकर, सेब व्यापार हो, मार्वल व्यापारी हो, उन लोगों ने एक कदम उठाया कि व्यापार ये अब रद्द करेंगे, इसको बंद करेंगे। जी शैलेंद्र, अपनी बात पूरी करें। हम देख रहे हैं कि लगातार व्यापारी हो या सामाजिक संगठन हो या फिर आप ट्रैवल एजेंसी देखो, गुजरात और तमाम जगहों पर उन्होंने कहा खुद से कि वो बुकिंग नहीं करेंगे। तो गुजरात में हमने देखा कि व्यापारी संगठन, ट्रैवल कंपनियां आ गई कि तुर्की के लिए बुकिंग नहीं करेंगे। तो ये बहुत एक तरह से दिखाता है कि भारत की जनता एक स्पष्ट संदेश दुनिया भर को देना चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान की किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के अंदर आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने को लेकर है, व्यापारी संगठन CAIT के इस बड़े फैसले पर और अपडेट के लिए अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरह से कैट की एक अहम बैठक चल रही थी, इस समय कैट की जो MIT मेंबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी इस बैठक में मौजूद है। और जो मोटे तौर पे जो फैसले लिए गए हैं, वो आपको बता दूं कि इसमें कई अहम फैसले ले लिए गए हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। बाद में इनका अभी मेमोरेंडम बनेगा और उसमें वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो मुख्य तौर पर जो पिछले 3 घंटों में जो बैठक हुई, उसका मंथन ये निकल के आया है कि तुर्की और जो अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी जो बहिष्कार है वो व्यापारी करेगी। और उसी की मांग को लेकर यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान के साथ आयात और निर्यात को पूरी तरह से बंद करेंगे। पहला निर्णय। दूसरा जो निर्णय है, इसमें ये बोला गया है कि व्यापारिक संबंधों पर पूर्ण विराम, यानी कि किसी भी तरह से कोई संबंध न निर्यात के तौर पर, न आयात के तौर पर, और न ही किसी डेलीगेशन के तौर पर भी। जो डेलीगेशन जाते थे कंट्रीज में, तो उन व्यापारिक डेलीगेशन से भी भारत के डेलीगेशन इन कंट्री में नहीं जाएंगे। इस तरह की एक दूसरी जो वो है वो संदेश वो दिया गया है। तीसरा जो एक अहम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है तुर्की और अजरबैजान के हिसाब से कि यात्रा और पर्यटन जो है वो वहाँ के लिए बड़ा व्यवसाय था। तो यात्रा एजेंसी, ऋतु यात्रा एजेंसी और इवेंट प्लानर को पूरे व्यापारी अनुरोध करेंगे कि वे तुर्की और अजरबैजान को किसी भी पर्यटक गंतव्य या व्यावसायिक गंतव्य के तौर पर प्रचारित न करें और सभी यात्राएं वहां की कैंसिल की जाए, अगर अभी है तो वो पूरी तरह से बंद की जाए। चौथा एक अहम जो निर्णय लिया गया इस बैठक में, उसमें यह बोला गया है कि भारत सरकार से भी वो अपील कर रहे हैं, जिसमें व्यापार और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा इन निर्णयों के जो हुए उसको लेकर, और ये बात की जाएगी कि जितने भी व्यापारिक समझौते इन दो कंट्रियों के साथ है उनकी पुनः समीक्षा की जाए और नीति स्तर पर इनको लागू किया जाए। जी हाँ, तो बड़ा फैसला व्यापारी संगठन का कि अजरबैजान और तुर्की से जितना भी आयात निर्यात और ट्रैवल का जितने भी संबंध और करार थे वो सब रद्द होते हैं। किसी तरह का आयात निर्यात अब नहीं होगा तुर्की और अजरबैजान के साथ, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, उसका एक भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। आइए आपको और बताते हैं कि देश में तुर्की के बहिष्कार को लेकर किस तरह से मांग बढ़ी है, उसका असर अभी बड़ा क्या दिखाई दे रहा है। तुर्की के सेब का बहिष्कार देश में हो रहा है। हालांकि अब तो एक बड़ा निर्णय आ गया है जिसमें व्यापार संगठन ने पूरी तरीके से आयात निर्यात को बंद कर दिया है। लेकिन ये पिछले 24 घंटे का एक ये बड़ा बदलाव देखा गया जब देश में भी खुद व्यापारियों ने एक बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, जिसमें मार्बल व्यापार का बहिष्कार का ऐलान हो गया था। तुर्की में फिल्मों की शूटिंग पर रोक की मांग हो गई थी। अब हर तरह का ट्रैवल आयात निर्यात पूरी तरह तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का बंद है। लोगों ने होटल रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी थी। पिछले 24 घंटे में तो तुर्की और अजरबैजान को एक तरह से एक बड़ा झटका भारत की तरफ से लगा है। जेएनयू का इनोनू यूनिवर्सिटी से जो समझौता था वो भी पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े फैसले हुए जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देते दिखाई दिया। और हम जानते हैं कि अतीत में किस तरह से तुर्की में जब जब संकट आया तो भारत ने बड़ी मदद की है। भारत ने जो बड़ी मदद की थी तुर्की की, उसके बावजूद तुर्की का आतंकवाद को लेकर जो रुख है उस पर भारत का ये बहिष्कार है। तुर्की का बहिष्कार जो हुआ है उसमें कई करार खत्म किए गए हैं। एक बड़ा करार जो है वो सेलेबी एयरपोर्ट को लेकर सर्विसेज का है। जो सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस क्लियरेंस को रद्द किया गया और इसका भी बड़ा असर दिखाई देगा अब तुर्की पर, क्योंकि 21 नवंबर 2022 को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में ये सुरक्षा मंजूरी दी गई थी तुर्की को। उसके बाद इसे अब खत्म किया गया है। सेलेबी एविएशन देश के 9 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा का काम देखती है। इसी के साथ साथ इनमें जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं जहां पे सेलेबी एयरपोर्ट्स का ये काम होता था। ये कंपनी भारत में सालाना 58,000 उड़ानों को मैनेज करती थी। तो तुर्की को एक बड़ा झटका लगा है जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान की न सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि आतंकवाद जैसे एक वैश्विक मुद्दे पर अगर तुर्की एक देश के नाते अपनी भूमिका को ये पाता है कि वो पाकिस्तान को मदद करेगा तो उस पर भारत का ये बड़ा फैसला है। आइए सुनते हैं कि CAIT महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा जब आयात निर्यात और व्यापार को पूरी तरीके से रद्द किया जा रहा है तुर्की और अजरबैजान के साथ।
तो बड़ा फैसला सीएआईटी ने लिया है। सीएआईटी व्यापार संगठन है जिसने कहा है कि अब भारत अजरबैजान और तुर्की से किसी भी तरह का आयात निर्यात नहीं करेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुल करके समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। तो सीएआईटी का बड़ा संदेश, जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करेगा। और इसी के तहत देश के एक इतने बड़े संगठन जिसमें 24 राज्यों के तमाम व्यापारी संगठनों की हिस्सेदारी है, उसने ये तय किया है कि तुर्की और अजरबैजान से अब किसी तरह का आयात निर्यात और इस तरह का कोई व्यापार अब नहीं होगा। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में निकल रही तिरंगा यात्रा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये तिरंगा यात्रा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में निकाली गई। उधर पंजाब में भी तिरंगा यात्रा का उत्साह देखते ही बनता था। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्तों ने सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। लोगों ने फूल बरसाकर तिरंगा यात्रा निकालने वालों का उत्साह बढ़ाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वकीलों ने सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वकीलों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा एमजी मार्ग से गैंगटोक के पॉलजोर स्टेडियम तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति समर्थन जताया गया। तो वहीं ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने संबलपुर में सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तो देश के हर कोने में देशवासियों ने भारत के जवानों और सैनिकों का हौसला और बढ़ाने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें शहरवासियों ने गर्मजोशी के साथ शिरकत कर सेना का हौसला बढ़ाया और उनके पराक्रम के प्रति लोगों को जागरूक किया। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही इस यात्रा में हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत ही एक अच्छा हम लोगों का अभियान है
जिससे हमारे देश में एक ऊर्जा, लोगों में जागृति आएगी। अपने देश के प्रति जो सम्मान है, जो छुपा हुआ है, वो जागृत होगा। लोगों में एक जागृति आएगी, लोग ऐसे ही यूनाइटेड होंगे। पूरा विश्व भारत को जगत गुरु इसी आधार पर मानेगा कि सब लोग, भारतीय लोग, जैसे अभी हुआ था उसका सारा पूरे भारतीयों ने एक साथ जवाब दिया था, ऐसे ही सब लोग अब यूनाइटेड होंगे। जो बरेली में लाखों की तादाद में आप देख रही हैं, जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है। इसमें सारे लोग एक साथ, सभी धर्मों के लोग एक साथ आज सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी के रूप में आज सड़कों पर आए हैं और भारतीय सेना के प्रति उन्होंने अपना एक विश्वास दिखाया है। और जो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जो मजबूती के साथ जवाब दिया और घर में घुस के मारा है। हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के पराक्रम को सराहने की, उन पे गर्व करने की, हमारी बेटियों पर, हमारी माताओं पे, हमारे देश पे जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले के माध्यम से दुस्साहस करने का कार्य किया और जिसको हमारे सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने अपने जिस पराक्रम और शौर्य से उनको जवाब दिया, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारी सेना का और हमारी सरकार का धन्यवाद देने के लिए यात्रा। और बार बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। भारत से तनाव के दौरान पड़ोसी देश ने अपनी वाहवाही करने के लिए झूठ की जैसी फैक्ट्री ही खोल दी थी। पाकिस्तान के अब सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं और वहां का मीडिया ही उसके झूठ को बेनकाब कर रहा है। हालिया मामला द डेली टेलीग्राफ को लेकर है, जिसमें फर्जी खबर का एक पेज बनाया गया था। खबर में पाकिस्तान को आसमान का निर्विवाद राजा बताया गया था। अखबार का हवाला देकर वहां के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी सेनेट में अपनी वायुसेना की प्रशंसा की थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की आई वेरीफाई पाकिस्तान टीम ने पेज की जांच की तो वायरल फोटो झूठी पाई गई। अखबार ने कहा कि उसने अपने उपकरणों के माध्यम से विश्लेषण किया और ब्रिटिश प्रकाशन द डेली टेलीग्राफ की जांच की तो पाया कि खबर सरासर झूठी थी और उसने ऐसी कोई खबर साझा ही नहीं की थी। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को भ्रामक बताया। दरअसल झूठ की खेती कर रहे यूजर्स इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक तस्वीर में ब्रिटेन स्थित अखबार द डेली टेलीग्राफ के पहले पन्ने को दिखाने का दावा किया गया है, जिसमें एक शीर्षक है जिसमें लिखा है पाकिस्तान वायुसेना आसमान का निर्विवाद राजा, जो कि तारीख 10 मई 2025 का बताया गया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ब्रिटिश समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में खुद स्वीकार किया था कि उनका देश 3 दशकों तक आतंकवादी समूहों को समर्थन देता रहा है। ये पाकिस्तान की अपनी करतूत ही है जिसके कारण उसे बढ़ते कूटनीतिक अलगाव और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरब, यूएई और यहां तक कि चीन समेत पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगियों ने खुद को उससे दूर कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ पाकिस्तान की संलिप्तता की जांच भी की है। पाकिस्तान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करता पाया गया है। जम्मू और कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमले पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठियों द्वारा किए जाते हैं। पाकिस्तान से उत्पन्न भारत विरोधी आतंकवाद के बारे में भारत सरकार की चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से भी उठाया गया। पाकिस्तान में आतंकवाद को सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से धन, प्रशिक्षण और संरक्षण मिलता रहा है। 2008 के मुंबई हमलों में भी ऐसा ही देखने को मिला था। भारत ने रखा किस तरह से आतंकवाद का प्रायोजक है पाकिस्तान। पिछले 2 दशकों में 2005 से 2025 में भारत विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैन्य और पुलिस प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमलों से लेकर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों सहित नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए सामूहिक हमले शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1267 के तहत एक प्रतिबिंब सूची बनाई है, जिसमें अल कायदा, आईएसआई, दाइश और संबंधित समूहों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित किया गया है।
और उधर इंडी गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान को लेकर राजनीति गर्मा रही है। पी चिदंबरम ने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है। चिदंबरम ने गठबंधन के यथास्थिति को लेकर भी कहा कि वो इसके बरकरार रहने को लेकर भी आश्वस्त नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर भी लगातार अपनी पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस मानती है कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रतिबद्धता का गठबंधन नहीं बल्कि गठबंधन विरोधाभास का है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There is still time. The fact is that India alliance is unable to take on the BJP because it has no mission or vision for the country. It has only obsession against Modi, politics of division, love for corruption and commission, and apna ambition. And therefore, you see that this is not alliance of commitment, it is alliance of contradiction. Congress and left fight in Kerala, unite in Delhi. Congress and AAP fight in Punjab, unite for Delhi Lok Sabha elections. Congress and TMC fight in Bengal, but they will unite in India alliance. This is the kind of alliance they have. No neta, no niti, no niyat. During parliament session, we have seen how Samajwadi Party, Trinamool Congress, RJD, all of them passed no confidence motion against Rahul's leadership. They did not want Rahul as leader of opposition. They said remove Rahul. They did not associate with the many issues that he has picked up. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के इंडी गठबंधन में बिखराव को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के कई नेता सहित खुद कांग्रेस के नेता भी ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। उन्होंने इंडी गठबंधन को सत्ता की भूख से उपजा गठबंधन बताया और कहा कि ये कभी भी सच्चा गठबंधन नहीं था, ये एक ऐसा समूह था जो केवल सत्ता की भूख से एकजुट था। चिदंबरम सहित देश के कई नेता, चाहे वो विपक्ष में हो, वो मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। अपने असफल, निकम्मे, निठल्ले युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ एक भानुमति का कुनबा है, जिसके अंदर परिवार सर्वोप्रिय, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तिक्कड़मबाजी की राजनीति का संधि है। ये गठबंधन निस्वार्थ संधि पत्र है, देश हित से नहीं, कुर्सी के मोह जाल से बंधी डूबती हुई नैया है। एआई और डीफेक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एआई और डीफेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में मिलते जुलते लंबित मामले में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कहा था कि हाल ही में सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के डीफेक वीडियो इंटरनेट पे आ रहे हैं। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वर्ष भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक व्यापारिक तनाव, टैरिफ में बदलाव और नीतिगत अनिश्चितताओं की वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और वित्तीय अस्थिरता का जोखिम बढ़ा है। इसके बावजूद भारत में मजबूत घरेलू उपभोग, निजी निवेश, निर्यात में बढ़त और सरकारी खर्चों की वजह से विकास की रफ्तार कायम रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 में भारत की महंगाई दर औसतन 4.9% रहने के बाद 2025 में घटकर 4.3% तक आ सकती है। ये दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे के भीतर है। साथ ही
फरवरी से भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ महंगाई पर नियंत्रण और नीतिगत स्थिरता देश के आर्थिक विकास को सपोर्ट करेगी। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोजगार के स्तर में किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, जो बड़ा सूचक है भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूती का। उधर रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। उन्होंने अंकारा में संवाद के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन रूस के इरादों पर संदेह प्रकट किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को के प्रतिनिधियों में निर्णय लेने वाले प्रमुख पदाधिकारी शामिल नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बहुप्रतीक्षित शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने नहीं मिलते, तब तक किसी वास्तविक प्रगति की संभावना नहीं है। यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत फिर शुरू करने के लिए रविवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रस्ताव के बाद इस्तांबुल वार्ता हो रही है, लेकिन बाद में रूस ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय रूस राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की को भेजेगा। इस्तांबुल बैठक 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पहली सीधी वार्ता है। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। इन तमाम खबरों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।